So yeah, it's recording now. देखो, आप पहले अपनी क्या बोलते ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अपनी एमबीबीएस एमडी आप कंप्लीट करो। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, कोई भी एक कंट्री की मैं कहूँगा आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन, परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए जर्मनी में काम करने के लिए, कोई भी एक कंट्री का। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन करो, एमसीआई क्लियर करो, और एमसीआई क्लियर करके इंटर्नशिप करके फिर आप या तो फोर्थ फिफ्थ ईयर से ही जर्मन लैंग्वेज सीखना चालू करो। ठीक है, यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फोर्थ फिफ्थ ईयर से ही आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चालू करो, और जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है और जर्मन B2 तक हो जाता है तो फिर क्या बोलते हैं, आपको अप्लाई करना होता है हॉस्पिटेशन के लिए, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो B2C1 मेडिसिन कोर्स के लिए, जर्मन मेडिकल कोर्स के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको आप ईमेल करोगे, उनसे पूछोगे कि कहाँ पे 3 महीने से ज्यादा का कोर्स होता है, 91 डेज से ज्यादा का कोर्स होता है या 91 डेज का कोर्स होता है, तो आप वहाँ पे आप अप्लाई करना चालू करोगे। मेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एक कंट्री का लाइसेंस होना परमानेंट, और दूसरा B2 जर्मन लैंग्वेज आना, B2 लेवल तक की जर्मन लैंग्वेज आना। अगर आपको ये दोनों हैं तो फिर क्या बोलते हैं, आप आगे अप्लाई कर सकते हो। ये है जर्मन लैंग्वेज इज द की, आपको वो अच्छे से आनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे काम कर पाओगे। भले आपकी नॉलेज कितनी भी अच्छी हो, भले आपके प्रैक्टिकल स्किल्स कितने भी अच्छे हो, लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। जी। तो डॉक्टर डॉक्टर पार्थ, जैसे कि अगर बच्चे अपने एमबीबीएस के जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके दौरान ही किस तरीके से ऐसे प्रिपरेशन करें कि वो अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद में, जैसे एमसीआई एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद में वो अप्लाई कर सके वहाँ पे, मतलब कौन कौन सा बेस्ट टाइम रहता है जहाँ पे वो अपने जर्मन लैंग्वेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें? कौन सा बेस्ट टाइम रहता है? यार देखो, लैंग्वेज तो आप जब जितनी जल्दी चालू करो उतना बढ़िया है। ठीक है, धीरे धीरे करके आप चालू करो जर्मन लैंग्वेज पढ़ना, तो 6 साल है आपके साथ, मतलब लैंग्वेज को एज अ हॉबी टाइप सीखो। ठीक है, सीखने के लिए नहीं सीखो, एज अ हॉबी सीखो। तो 6 साल में आपकी आराम से, मतलब आप B2 हो जाती है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली जो 10 मंथ्स में C1 लेवल तक की जर्मन, क्या बोलते हैं, उनके हाथ में सर्टिफिकेट था। ठीक है, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि जितनी जल्दी लैंग्वेज आप धीरे धीरे करके आप चालू करना चालू करें, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो एक और क्वेश्चन आया अभी हमारे पास में, सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट taught इन इंडिया एंड अब्रॉड? नहीं, 19 सब्जेक्ट्स यहाँ भी हैं, और मतलब नहीं, कोई कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप अगर और कॉन्क्रीट पूछें और क्लियरली अपना सवाल पूछें तो आप क्या बोल रहे हैं? एनाटमी यहाँ पे होती है, दूसरी जगह नहीं होती, या कैसे कैसे आप क्वेश्चन और थोड़ा क्लियर कीजिए मुझे। सो आपका कहना है कि जो 19 सब्जेक्ट इंडिया में पढ़ाते हैं वही सब्जेक्ट अब्रॉड में भी हाँ पढ़ाते हैं, उसमें कोई हाँ हाँ difference नहीं है? हाँ हाँ सर, कई हाँ। सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि मतलब पेरेंट्स रहते हैं जिनका परसेप्शन ये रहता है कि फॉरेन कंट्री में प्रैक्टिकल क्लासेस उतना अच्छे से नहीं होता। तो अभी आप यूक्रेन में भी रह के पढ़ाई किए हैं और आप किर्गिस्तान आके भी बच्चों को पढ़ाए हैं, तो इसमें जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी तक? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोग लैंग्वेज, वहाँ की जो रीजनल लोकल लैंग्वेज है उस कंट्री की, वो हम सीखते नहीं हैं। अगर वो हम सीखेंगे नहीं तो हम पेशेंट से बात कैसे करेंगे? एक बार हम किर्गिस्तान में हैं और हम रशियन नहीं बोलना सीखें, तो आप वहाँ पे कैसे पेशेंट से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो इंग्लिश में आपसे बात करेगा और आप प्रैक्टिकल सीख पाओगे? तो आपको खुद लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और वो जब आप लैंग्वेज में ट्रेन हो जाएंगे रशियन में, तो ऑब्वियसली आप फिर पेशेंट से आराम से बात कर सकते हैं। आप सीखने वाले बने, बिल्कुल आप सीख सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी कि आप नहीं सीख सकते प्रैक्टिकल।
बच्चे लैंग्वेज ही नहीं सीखते हैं तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे। ये वही वाली बात हो गई कि आप इंडिया में दिल्ली से हैं और आपका क्लियर हुआ है नीट पीजी या फिर नीट यूजी और आप गए हैं साउथ या नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वहां पे आप बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं और पेशेंट को हिंदी नहीं आती, कैसे आएगी। एक असम के सिटीजन को, एक असम के लोगों को कहाँ से एकदम अच्छी हिंदी आ जाएगी जैसे हिंदी यूपी बिहार या मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। तो आपको वहां जाके असमी सीखनी पड़ेगी। आप साउथ जा रहे हैं, आप तमिलनाडु जा रहे हैं, वहां पे तमिल आपको सीखनी पड़ेगी ताकि आप पेशेंट से अच्छे से बात कर सकें, नहीं तो नहीं बात कर सकते आप। तो कहीं बस ना वही कहीं चीज यहाँ पे लैंग्वेज, भी है। तो बिल्कुल कहीं लैंग्वेज ये बैरियर की तो बात है। लैंग्वेज जो है वो बहुत की फैक्टर है, हम कहीं भी काम करने जाते हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है हमारे चैट सेक्शन में, आप देख सकते हैं। हम्म, जी, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस ऑफ FMDC in Germany for residency since time will always be a factor? अनिर्बन, अनिर्बन देखो ऐसा है कि यहाँ पे ना कोई टाइम फैक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ अपने इंडिया में है या शायद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है कि 3 साल में पीजी फटाफट हमको कंप्लीट करनी है और जॉब चालू करनी है। यहाँ पे 40 साल के भी लोग हैं, 50 साल के भी लोग हैं जो पीजी ही कर रहे हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उन लोग पीजी खत्म नहीं कर पाए हैं, उन लोग उतने लाइफ में ही खुश हैं, ठीक है। वो एज अ जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर या सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर बन के ही वो खुश हैं। उनको आगे कंसल्टेंट बनने की कोई चाह नहीं है, क्योंकि वो उसी वर्क, जितना उनका वर्कलोड है उतने वर्कलोड में ही वो खुश है, वो वैसे जिंदगी में। तो यहाँ पे ना टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता। ये टाइम का प्रेशर ना सिर्फ अपने यहाँ ही होता है कि जल्दी जल्दी कैसे पीजी निकालनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालनी है, फिर क्या करना है। यहाँ पे टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता। और यहाँ पे वैसे आपको मैं टाइम बता दूं, सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स 5 साल के होते हैं इंक्लूडिंग साइकेट्री, ठीक है। और सारे सर्जिकल सब्जेक्ट्स 6 साल के होते हैं, ठीक है। तो सर्जरी करनी है तो 6 साल, और मेडिकल सब्जेक्ट करने हैं तो 5 साल। और यहाँ के लोग ऐसा करते हैं कि 5 साल करने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उन लोग एग्जाम नहीं देते हैं। उन लोग बोलते हैं हमको और सीखना है और हमको अपनी नॉलेज बढ़ानी है और हमको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़िया करनी है, उसके बाद उन लोग चाहते हैं तो एग्जाम देते हैं। अब जैसे मेरे साथ ही जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, वो 2011 से एज असिस्टेंट आरसी है, मतलब एज रेजिडेंट डॉक्टर ही है। वो पीजी ही कर रहा है। उसने क्या बोलते हैं अपनी खुद की प्रैक्टिस भी खोली थी। उसके बाद दो तीन साल उसने वहाँ काम किया और अभी वो पिछले 11 साल से काम ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कोई फैक्टर नहीं होता कि मतलब टाइम प्रेशर नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। मतलब ऑब्वियसली 5 साल की पढ़ाई आपको जरूरी होती है, 5 साल मेडिसिन में और 6 साल सर्जरी में, ये बात है। हम्म। What are the most significant benefits of studying MBBS from abroad? योगेश, मैं कहूँगा सबसे बढ़िया इसका जो मुझे लगता है फायदा होता है, एक तो आपको बाहर की कंट्री का एक्सपोजर मिलता है, आप दुनिया देखते हो। दूसरा चीज जो सबसे बढ़िया मैं बोलूँगा फायदा होता है वो है वाइवा। मतलब इंडिया में बस आपको लिखना है, लिखते ही रहना है। आपका फाइनल एग्जाम में भी आप लिखते ही हो, सब्जेक्टिव टाइप ही आपके एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे होता है वाइवा। यहाँ पे मतलब इवन जर्मनी में भी जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप और वाइवा ही होता है, जैसे किर्गिस्तान, रशिया और बाकी CIS कंट्रीज में होता है। तो वो सबसे बड़ा मेरे को फायदा लगता है कि उसमें आप पन्ने नहीं भरते रहते। आप ये नहीं सीखते कि पन्ने भरना है, आप ये सीखते हो कि पॉइंट टू द पॉइंट कैसे जवाब देना है, ठीक है। ये ये सबसे, मतलब मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये लगता है बाहर पढ़ने का, इंटरनेशनल एक्सपोजर और दूसरा वाइवा।
बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग के दिमाग में भी जो भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका जर्मनी ही क्यों आपने चॉइस किया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए? मतलब इंडिया में ऐसा इंडिया से ना करके आपका जर्मनी में करने के मेन रीजन क्या था आपके लिए? मेरे 3-4 कारण थे जर्मनी से पीजी करने के लिए। इंडिया से मुझे क्यों नहीं करना था। देखो, नहीं करना होता तो मैं फिर एग्जाम ही क्यों देता। ऑब्वियसली इंडिया से मेरा पहला टारगेट इंडिया ही था करना। ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने अपना पहले डीएनबी का एग्जाम दिया। डीएनबी में मेरा अच्छा रैंक भी आ गया। उसमें मेरे को एनेस्थीसिया मिल रहा था, तो जो मैंने लिया नहीं। उसके बाद जो भी मेरे, आप लगा लीजिए, एक्सपीरियंस्ड कलीग्स हैं, कलीग्स नहीं बोलूंगा मैं, जो मेरे एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट्स हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ में था, वहां पे मैं जिनके अंडर काम कर रहा था अ, वो डॉक्टर डॉक्टर दिव्या खोसला। ठीक है, फिर मेरे ही क्या बोलते हैं, फैमिली रिलेशन में आती हैं एचओडी माइक्रोबायोलॉजी गुजरात मेडिकल कॉलेज में वो। फिर मेरे एक क्या बोलते हैं, मौसा जी हैं, वो है वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली डेंटल एसोसिएशन के। तो जब ये तीन जो अपने प्रोफेशन में एकदम आगे तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने जब बोला कि इंडिया बाहर से पीजी करना बेटर रहेगा, बाहर आपको लाइफ काफी अच्छी मिलेगी, और लाइफ काफी अच्छी के अलावा आपको सिखाते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, मेरे को इंडिया में कोई, मतलब मैंने जितना एक्सपीरियंस देखा है, या तो कोई सिखाने को रेडी नहीं है, या अगर रेडी भी है, अगर कोई रेडी भी है तो उसके पास सिखाने का टाइम नहीं है। उसके पास सिखाने का टाइम नहीं है इंडिया में, क्योंकि इतना इतना वर्क प्रेशर रहता है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी वर्क प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक बंदा होता है बताने वाला, समझाने वाला, आपका सीनियर हो या फिर आपका कंसल्टेंट हो। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, वो आपको अच्छे से बता सकता है। वो आपको पेशेंट के सामने ऐसे ही चिल्ला नहीं देगा या थप्पड़ नहीं मार देगा, जैसे एम्स के एचओडी ऑफ्थेल्मोलॉजी ने थप्पड़ मार दिया था। तो 3-4 साल पहले की बात है, सब एक जूनियर रेजिडेंट को सबके सामने। तो यहाँ पे ये सब चीज नहीं होती है, और सिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, जैसे रेडियोथेरेपी सबसे बढ़िया यहीं से निकलती है। ठीक है, रेडियोलॉजी में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स नए नए यहीं से निकलते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी भी आप बहुत बढ़िया सीख सकते हैं। तो ये है, ये मतलब कारण है बाहर जाने का, सिखाना। सर यहाँ पे पार्थ, लोग हमारे सिखाते पास हैं। में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें। After acquiring permanent practice license in one country, we can apply for residence of choice in Germany. Or is there any other test in Germany to get my residency of choice? नहीं, अगर आप एक परमानेंट लाइसेंस एक्वायर कर लेते हैं तो आपको जर्मनी में मतलब आके एक तो लैंग्वेज टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, आपको परमानेंट लाइसेंस यहाँ का लेना पड़ेगा। उसको लेने के दो तरीके हैं, या तो आप एग्जाम दीजिए, या फिर आप जिस करिकुलम में आप पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उनको बोलिए कि आपको एक करिकुलम बना के दें पूरा, पूरे सब्जेक्ट्स का, विथ आवर्स, विथ टॉपिक्स। ठीक है, वो पूरा इन लोग यहाँ के सिस्टम से कंपेयर करेंगे, और अगर कोई डिफरेंसेस ज्यादा नहीं निकलती हैं, तो फिर आपको परमानेंट लाइसेंस बिना एग्जाम दिए मिल जाएगा। इस प्रोसेस को भी होने में कम से कम 1 साल लग ही जाता है। ठीक है, और नहीं, अगर क्या बोलते हैं, नहीं मैच करता आपका करिकुलम इनके करिकुलम से, तो फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एक सर्जरी का डॉक्टर रहता है, एक मेडिसिन का डॉक्टर रहता है, और एक कोई तीसरी फील्ड का डॉक्टर रहता है। वो तीसरी फील्ड का डॉक्टर कोई रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई एनेस्थेसिस्ट हो सकता है, कोई इमरजेंसी का डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और वो फिर आपसे वाइवा लेते हैं। या फिर आप ये लगा लीजिए, जैसे किर्गिस्तान या सीआईएस कंट्रीज में लास्ट एग्जाम जो होता है ना,
6th ईयर का, जहाँ पे आपको एक पेशेंट मिलता है और आपको डायग्नोस करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि वैसा वैसा एग्जाम होता है यहाँ पे एंड में, अगर आपको नॉलेज टेस्ट पास करने की जरूरत पड़ती है तो ये है। मेरे को नहीं पता कि ये क्वेश्चन, मतलब ये बात मेरे को बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा शॉर्टकट कोई नहीं है। ऐसा मत समझिए कि बिना एग्जाम दिए आप जर्मनी में भी आराम से ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ के लिए भी, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया जो मोस्टली हर फर्स्ट ईयर में जो बच्चे जाते हैं उनके माइंड में रहता है, हाउ टू सर्वाइव इन अब्रॉड, आई विल बी अ न्यू स्टूडेंट फॉर अ कंट्री आई हैव नॉट सीन बिफोर। तो इनको क्या बताना चाहेंगे आप? इनको मैं क्या बताना चाहूंगा, देखिए आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं। पहले के 6 महीने में ही थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है जो आती हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी लाइट हो जाए। 1 मिनट रुकिए। मैं ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सब चीज पता चल जाए। जी, आई होप अभी शायद मेरी ये बेटर व्यू। पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर आ रही होगी, ठीक है। बेटर है अभी? बेटर। तो सरवाइव देखो, मैं भी मतलब 12th के बाद जब मेरा नीट यूजी में मेरे को मनचाही सीट नहीं मिली थी, तो मैं भी बाहर गया था। पहले के 4-5 महीने मुझे काफी दिक्कत हुई थी, चाहे वो ठंड को लेके हो, चाहे वो नए लोग को लेके हो, चाहे वहाँ पे मौसम को लेके हो, खाने को लेके हो, ठीक है। ये सारी दिक्कतें आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन 3-4 महीने बाद कोई कोई दिक्कत नहीं होती। आप आराम से, क्या बोलते हैं, सरवाइव कर लेते हो। और बात रही किर्गिस्तान की या फिर जलालाबाद की, ठीक है, अब मेरे को नहीं पता बाकी लोग क्या बोलेंगे इसको लेके, लेकिन जहाँ पे मैं यूक्रेन में था वहां पे मतलब खाना उतना कोई ठीक नहीं था, ठीक है। मैं काफी मतलब बोलूंगा कि जैसे इंडिया की मैसेज होती है बस वैसे ही वहां की मैस थी। किर्गिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ 6 साल रहा हूँ मैं यूक्रेन में। वहाँ की भी मैं देखा हूँ मैस, और मैं जहाँ पे अभी जलालाबाद में है वहाँ की भी मैं मैस देखा हूँ। तो बहुत वैरायटी मिलती है जलालाबाद में, और बहुत अच्छा खाना मिलता है एज कम्पेयर टू यूक्रेन जहाँ पे मैं था, उसके कंपैरिजन में। तो खाने पीने की कोई कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ऑब्वियसली आपको घर का खाना नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आपको जिस आप आलू बोंडे वाले के पास जाते हो, या जिस रेडी वाले के पास आप खाना खाने जाते हो, या जिस डोसे वाले के पास, ठेले के पास जाते हो, वैसा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको इंडिया में ही अपनी ही लोकल जगह पे मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आराम से मिलती हैं, ठीक है। आपको खाने की कोई इतनी परेशानी नहीं होती जी। और पूछिए। मैं बाकी स्टूडेंट से भी बोलूंगा कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जैसे रहता है और पेरेंट्स के भी माइंड में रहता है कि जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो बच्चे और पेरेंट्स जो है वो, पहले तो अब एमसीआई एग्जाम होता था, अब आने वाले बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम दिलाना पड़ेगा। तो उसके हम्म। लिए वो स्टार्टिंग से ही बहुत पैनिक सिचुएशन में रहते हैं स्टूडेंट भी, और प्लस पेरेंट्स भी ऐसा उन पे दबाव डालते हैं स्टार्टिंग से ही कि आपको आना है और नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना है। सो इन सब चीजों से कैसे बचे और कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एमसीआई क्लियर करें, तो इसके लिए हमारा जो स्ट्रेटेजी है, जो हम पढ़ाई किस तरीके से करें, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों? मैं यही बताना चाहूंगा कि जो हवा है वो बिल्कुल एक सही हवा है, ठीक है। बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और मुश्किल से
10% या उससे भी कम लोगों का पहली अटेम्प्ट में एमसीआई निकलता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, लोग पढ़ते नहीं है, सबसे पहला कारण यही, उनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते। तो पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जितने भी साल का आपका कोर्स है, ठीक है, तो उसके लास्ट का 1 साल छोड़ के आप सिर्फ अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप पढ़ने के लिए पढ़िए। ठीक है, आप जिस लिए एमबीबीएस कर रहे हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ने में, ह्यूमन साइंस पढ़ने में बहुत मजा आता है, आप वो पढ़िए। ठीक है, अगर आप वो पहले के 5 साल अच्छे से आपका बेसिक क्लियर है, तो आखिरी का 1 साल जो 6th ईयर है आपका, वो 6th ईयर में अगर आप सिर्फ एमसीआई के लिए पढ़ेंगे तो आपका आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा एमसीआई। ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा चांस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एमसीआई निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे बहुत कम चांस है कि नहीं निकलेगा अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो। ठीक है, मैं एक दो पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उनका पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, बट सेकंड अटेम्प्ट में दे स्कोर्ड अबव 200 आउट ऑफ 300 इन एमसीआई। तो मैं बस यही बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक आप अच्छे से कंसेप्चुअल पढ़ाई कीजिए, जैसा आप पढ़ रहे हैं। एमसीआई को ध्यान में मत रखिए, और जो लास्ट ईयर है उसमें आप पूरा एमसीआई के लिए ही पढ़िए, तो आराम से एमसीआई निकलेगा। और जलालाबाद में तो जितना मुझे अभी जब से नया बैच चालू हुआ है पिछले 1-2 साल से, वहाँ पे तो पहले से ही कोचिंग आपको दी जा रही है 6th ईयर थर्ड ईयर वाली। से वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट हो जाते हैं। बताइए, इवन दो मैं 3rd ईयर से कोचिंग स्टार्ट के अगेंस्ट हूँ, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए वहाँ पे ऑलरेडी जब 3rd ईयर से चालू कर दे रहे हैं तो क्यों नहीं निकलेगा फिर एमसीए। जी। गाइस, ये सेशन आप लोगों के लिए है। आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, हम तो ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे किसी टॉपिक के ऊपर में। तो हाउ टू कन्विंस। और भी जैसे पेरेंट्स आते हैं, उनका क्वेश्चन ये रहता है कि कि ड्रॉप लेना बेटर है 1 साल की, हमें अगर हमें क्वालिफाई है, हमारा स्कोर इस तरीके से आ रहा है, तो हम अब्रॉड स्टडीज के बारे में सोचें। जी, ये तो अब आप ही लोगों को सोचना है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं आगे, मतलब जो मेरी स्ट्रेंथ है वही पे मैं पढ़ने वाला हूँ, जो मेरी वीकनेस है उस पर मैं नहीं कभी काम करने वाला हूँ। ठीक है, मेरे को अपनी पर्सनैलिटी पता थी तब की, तो इसलिए मैं मतलब आफ्टर 12th डायरेक्टली एक अटेम्प्ट के बाद ही बाहर चला गया था। अब ये वो तो अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पे रहना चाहिए कि आपको इंडिया में रह के पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। ठीक है, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और आप वाकई में क्या चाहते हैं। ठीक है, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि ऐसा कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि बाहर पढ़ेंगे तो हमें कुछ आता जाता नहीं है। कुछ आएगा नहीं, इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, ये सब हम हमारे भी दिमाग में ये सब चीज बहुत चलती थी, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि जब हम 4th 5th ईयर में थे तो इंडिया में जो पहले से पढ़ाई किए हुए सीनियर्स हैं, जो यूक्रेन से पीजी कर रहे थे, 2-3 लोगों को मैं जानता था, तो उन लोग हमें यही बोलते थे कि कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में आप सेम बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी चाहे आप इंडिया का पर्सन उठाओ, जर्मनी का पर्सन उठाओ, किर्गिस्तान का पर्सन उठाओ, सेम ही होगी। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, आप पढ़िए और हो जाएगा आपका। और इंटर्नशिप में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अपनी, तो मैं बता दूं कि मैंने मतलब जो बाहर से बच्चे पढ़े हैं, उन लोग नॉलेज में काफी बढ़िया थे, जिन्होंने एमसीए निकाला है एज कम्पेयर टू इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में जो पढ़ाई पढ़ाई करते हैं उनको सब कुछ आता है, ऐसा बहुत ही ये मतलब एक गलत धारणा है। ठीक है, ये एक बहुत ही फॉल्स प्रेजुडिस है कि इंडिया से पढ़ाई करोगे तो ही तुम अच्छे डॉक्टर बनोगे, बाहर से करोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ। तो ये हाँ भी एक भाई। क्वेश्चन आया है जो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि
how to convince my parents for MBBS from abroad. They mostly concerned for my safety. सेफ्टी, देखिए सेफ्टी एक इशू हर जगह बन सकता है, ठीक है। अगर आप रात में एकदम दारू पी के घूम के वहीं के लोकल लोकल लोगों के साथ अगर आप जानबूझ के पंगा ले रहे हैं, या फिर आप खुद सेफ जगहों पे घूम नहीं रहे हैं। आप इंडिया में भी हर एक, मैं भिलाई से हूँ, तो भिलाई में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है, जो बहुत सेफ हैं और जो बहुत अनसेफ हैं। मैं अभी जर्मनी में भी जहाँ पे हूँ, वहां पे भी ऐसे कुछ एरियाज हैं इस सिटी में जो बहुत अनसेफ है रिलेटिवली, और जो बहुत सेफ है। तो अगर मैं रात में दारू पी के, ठीक है, या नहीं भी चलो दारू पिया हूँ, उसके बाद भी मेरे को पता है कि ये एरिया अनसेफ है, यहाँ पे ड्रग्स बिकते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं माफिया होता है, फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे रात को 12 बजे घूम रहा हूँ, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। तो वैसे ही कुछ पोजीशन हर जगह पे, ठीक है। जलालाबाद में भी ऐसी जगह होंगी जो रात में एकदम अनसेफ होंगी, इवन मे भी दिन में अनसेफ हो सकती है, मेरे को नहीं पता, लेकिन सारी जगह अनसेफ नहीं होती है, ठीक है। आप सीरिया में नहीं है, आप अफगानिस्तान में नहीं है, ठीक है, आप सोमालिया में नहीं है, जो हर पूरी कंट्री ही अनसेफ हो, ठीक है। आप एक सेफ कंट्री में है, और सारी सेफ कंट्री में कुछ अनसेफ एरियाज होते हैं। तो वो आपको जाके अपनी सीनियर से पूछो, सर कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए, आपको बता देंगे, बस। और क्या, ये है। तो डॉक्टर पार्थ, अभी आई थिंक आपको नॉलेज होगा कि अभी 2018 के बाद से फॉरेन में जो भी बच्चे स्टडी करने जाते हैं उनको नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सो आकाश बनर्जी है, इनका क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस इन केस आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर नीट। तो क्या ये फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस करने के बाद में फर्दर उनको इंडिया आके वर्क नहीं करना है, उनको जर्मनी या यूएस असेंबली क्रैक करके वो उन कंट्रीज में वर्क करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे वर्क कर सकते हैं? और इन केस अगर वो वर्क कर सकते हैं उसके बाद में पढ़ाई करके कुछ समय वर्क करके वो वापस इंडिया आके वर्क कर सकते हैं? जी, अगर आपका नीट नहीं निकलता है तो आपके क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका नीट नहीं निकलता है तो देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई मेरे को करियर ऑप्शन नहीं पता जहाँ पे आपका नीट नहीं निकले कोई भी कारण की वजह से, ठीक है, नहीं निकल रहा हो कोई भी कारण की वजह से, और आपको कोई दूसरी फील्ड में चले जाना है। तो पढ़ना तो पढ़ेगा ही, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, चाहे आप जर्मनी आए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जर्मनी वो लोग आते हैं जिनका एमसीआई नहीं निकलता, ठीक है, या जर्मनी एक मतलब एक लास्ट ऑप्शन ऐसा है कि हाँ बस लैंग्वेज सीख लो और बस जर्मनी आ जाओ और सब चीज अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। अपने आप कुछ नहीं आता, ठीक है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, यहाँ का एग्जाम करना पड़ेगा। और मान लो अगर आप कोई रास्ते से आप एग्जाम नहीं देते हो, ठीक है, और आपके हाथ में यहाँ का परमानेंट लाइसेंस आ जाता है, सो यू विल गेट एक्सपोज्ड, यू विल गेट एक्सपोज्ड इन योर वर्क, कि इसको कुछ नहीं आता जाता है, ठीक है। ऐसा भी मैंने यहाँ पे देखा है कि कई लोग रशिया यूक्रेन से पढ़े हैं, उनका करिकुलम उन्होंने उनके हाथ में आ गया है, उनकी यूनिवर्सिटी ने दिया करिकुलम, उन्होंने लैंग्वेज सीखी और बिना एग्जाम दिए काम करना चालू कर दिया, एंड देन दे मतलब दे गो थ्रू हेल्प, ठीक है। आपके हाथ में लाइसेंस भी है, परमानेंट लाइसेंस भी है, और आपको बेसिक काम भी नहीं पता। तो ये मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप काम सीख के, थोड़ा सा बेसिक काम सीख के जर्मनी आए, और आपको लगता है कि आप नीट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो बिल्कुल आप फिर आप किर्गिस्तान का कोई एग्जाम देके वहाँ का परमानेंट लाइसेंस लीजिए, और फिर आप जर्मनी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि इंडिया का नीट बहुत डिफिकल्ट होता है, क्रैक नहीं होगा तो चलो शॉर्टकट ले लेते हैं, शॉर्टकट नहीं मिलेगा कहीं पे भी।
सो और अगर हम मिलेगा भी तो कंपेयर थोड़ी देर के करें लिए छूट कंपेयर जाएगा। करें कि इंडिया में एमसीए एग्जाम क्लियर करना या हम्म। फिर हमें जर्मनी में पीजी करके वहां पे सेटल होना, हम्म। दोनों रास्ते में कौन से डिफिकल्ट कौन सा रास्ता है? नहीं, दोनों रास्ते ही डिफिकल्ट हैं। यहाँ के अपने खुद के चैलेंजेस हैं और इंडिया के अपने खुद के तो क्योंकि आपने चैलेंज। अपना एमसीए एग्जाम भी क्लियर किया, उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहां गए, तो आप बेटर इसके आंसर दे सकते हैं। देखिए, दोनों मेरा तो ऐसा है नहीं कि पीजी नहीं हुआ था इसलिए मैं गया। मैं तो पीजी, इंडिया का भी पीजी मैंने क्रैक कर लिया था, और उसके बाद मैं उसको ड्रॉप करके मैं जर्मनी आया हूँ। और आपको मैं ऑनेस्टली बात बताऊं तो मुझे मेडिसिन की पढ़ाई ज़्यादा आसान लगती है एज कम्पेयर टू जर्मन लैंग्वेज। मतलब अगर मेरे को किसी ने बता दिया होता कि लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज में इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो शायद मैं ट्राई नहीं करता और शायद मैं आपके सामने ऐसे बैठ ही नहीं होता। मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं बोला कि सीख लेते हैं चलो और चले जाते हैं वहाँ। नहीं तो मेरे लिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे लिए लैंग्वेज सीखना बहुत टफ था एज कम्पेयर टू नीट क्लियर करना। मैंने इतनी मेहनत अगर मैंने नीट में एक और अटेम्प्ट में दे दी होती, या और मैं एक और बार एग्जाम दिया था तो और बढ़िया रैंक आके मैं शायद इंडिया में ही आया था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो लैंग्वेज टफ है, मेरे लिए टफ थी लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत से लोगों के लिए आसान होता है, बट मेरे लिए काफ़ी टफ था लैंग्वेज सीखना। मुझे काफ़ी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, मोर देन मैंने नीट में जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा मेहनत मैंने लैंग्वेज सीखने में की, मैं आपको ये बोल सकता हूँ जी। अब निर्बन का फिर से क्वेश्चन आया है, सॉरी टू आस्क दिस बट लिविंग सेटिस्फैक्शन ऑफ serving humanity, what kind of salary can we expect as a resident doctor in Germany and a registered and as a registered physician? Okay. hmm. देखिए, सैलरी, एक बार आप यहाँ पे एज अ पीजी डॉक्टर काम करना चालू करते हैं तो आपकी सैलरी विदाउट टैक्सेस होती है 4400 यूरोस, 4500 यूरोस विदाउट टैक्सेस। आपको जिस महीने से आप काम करना चालू करते हैं उस महीने से आपको चालू हो जाते हैं। दैट्स योर स्टार्टिंग सैलरी, 4400 to 4500 यूरोस ग्रॉस ग्रॉस सैलरी विदाउट टैक्सेस। और पूछिए। Activities, it depends where are you working. I mean, if you're working in India, then and it depends in what kind of hospital you are working. For example, if you are working in a government setup, then you can do whatever you want to. I mean, literally, you can do pleural tap, you can do ascitic tap, you can put catheters, you can yeah, uh, you can put nasogastric tubes, all these things you can perform. Lumbar puncture, all these things you can do. But I would say that doing these things are less important. More important is how to approach a patient. For example, if a patient comes to you with chest pain, or if a patient comes to you with breathlessness, what should be the next step? So learning this thing first is more important than doing all these activities. Okay, guys, any other questions? Regarding other career options, you can also join research. There are many people who join research after MBBS, any kind of
research to related with human medicine. You can do that. You can do an MBA. I know a person here who is working in Germany. He was my colleague. He did his MBA from India after completing his MBBS from Russia. He did his internship. He did his JRship in India. After that, he did MBA. And then after doing MBA, he came here. And now he's a graduate. Not graduate, he's like, he has completed his PG in Germany. So you can do an MBA as well. Okay, sir, can you explain USMLE exam all steps in detail? I'm so sorry, I cannot. In detail, I cannot. I guess superficial knowledge, I have just superficial knowledge of USMLE 1, 2, 2A, 2B, and then 3. I really don't know. I am never prepared for USMLE. Like USMLE has multiple stages and a lot of money is involved in steps for all 3 steps of it. That's the same for applying in Germany. Can you please give an overall cost idea regarding this? Yes, I will definitely give you the cost idea regarding this. No, there are not multiple steps. There are only 2 steps. One is language test, other is knowledge test. Language test is compulsory for everyone. Knowledge test is optional. I mean, it depends on your luck. If you have a good curriculum, and then if it matches with the curriculum of Germany, then you would not give a knowledge test. But if that's not possible, then you would give the knowledge test. So, and the cost, when I came to Germany, then I had visa for 6 months, and you have to pay, or you have to show in your account approximately 700 to 800 euros per month in your account. So that means if you're applying for 4 months of visa or 3 months of visa, so 800 into 3, 2400 euros. You have to show that you have this much amount in your account, and you should have valid papers, obviously, from the language institutes or from the hospitals. And then you can apply, and then you can come here to Germany. For example, my friend came recently 2 to 3 weeks before, and after passing B2, after getting a B2 certificate, he's applied for hospitation, or you can say observership, to hospitals, many hospitals, and finally one hospital replied, and they did a Skype interview, and they said that, okay, you can come, we will provide you accommodation and 1 meal for free, and then you can do a observership in our hospital. So yeah, he's doing that, and side by side he's also learning the language and going to a course. Yeah, so that's the process. I would suggest, if you are very serious about coming to Germany, please learn German language. That's it. The rest of the things comes automatically. Then, any tips for studying MBBS from abroad effectively? I have heard MBBS study involves a lot of reading and puts pressure. See, obviously, it's the toughest course ever, and you are becoming a doctor. This should not be your complaint that you have to read a lot. So it's like life learning process. I am studying every day after working. So I mean, this should not be like a pressure, really. I mean, if it's like a pressure to you, then I mean, you are in the wrong field, honestly speaking. If you do not like to read much, if you do not like to study a lot, then it's a really like not suitable field for you.
You have to read. There is no other choice. Then what is how to study effectively? See, I absolutely understand, and that there are so many books and there are so many things you have to go through. I would suggest make a group of 3 to 5 person, and then ask everyone to divide the topics and then discuss the topic. That's how you can have a good grip on a particular chapter or a subject. That's the most effective way to read. And how to increase my odds of getting selected for residency in Germany in first step, apart from having strong grip on language. Strong grip of language. No, and they don't ask much much than language, really. I mean, I'm really being honest to you here. If you have a good hold on your language, and if you do not have like if you're not very skilled, then also you will get selected, because they will teach you everything here. Or if increasing my odds, do hospitation, do observership first. That's what I would recommend before starting as a resident doctor in Germany. Do hospitation or do observership. Hospitation is German word for observership. That's why I'm repeating hospitation. Do hospitation first for first 3 to 6 months. In any, I would say 3 months would be enough, and then it will increase your chance to get residency, because you will understand how the system works. So yeah, good hold on language and 3 months of hospitation. That's all, and that's also not compulsory, but I would definitely recommend. Yeah. Any other question? How is the food in Germany? Food in Germany. See, German food. I enjoy their breads. Okay, there are like I don't know how many thousand kind of breads are there in Germany. I enjoy eating bread of Germany and sandwiches. Otherwise, you get Indian food, you get Indian spices, Indian stuff everywhere in Germany. Okay, in every city, you will get it. If you're living in a township or a village, then it's a different story. But otherwise, in every major city, there are 2 to 3 Indian stores where you get every spices, every masala of Germany, and even mithai as well in big cities. So yeah. Sorry. What is your opinion about Kyrgyzstan MBBS? यस, बाकी लोग भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं लास्ट 15 मिनट्स. सो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप लोग डालिए. So what is your opinion about Kyrgyzstan MBBS? See, like your, it's a, I would say, it's a very good country to do your MBBS from. I mean, you know your seniors, Manohar, and I forgot his full name, and then Jay Pandey and Subhashini and 2, 3 more students. They cleared their MCI in first attempt because they were good in studies, and if they want, they can even come to these people can even come to Germany. So yeah, and to be really honest with you guys,
the things like to travel, I would say the diversity which Kyrgyzstan provides in traveling and the cost, you will find it nowhere, literally nowhere. I mean, there is a teacher, German teacher in Jalalabad, and his wife is from Switzerland. So he told me there are many places which are even beautiful than Switzerland and much, much, much cheaper as compared to Switzerland. Okay, and I know that because I have been to Switzerland as well and I've been to Kyrgyzstan as well. So traveling wise, it's amazing. Uh, and yeah, study wise, you can see your seniors how they cleared their MCN first attempt, and their knowledge is also really good. I am been in touch with 2 to 3 students of mine, and sometimes we discuss few patients, and sometimes we share few articles, and their knowledge is really good. So it it totally depends on you, how much you have put your efforts. Really, the country or the college plays a lesser role than your own efforts. That's what I can say. Abroad countries are safe for girls. Which abroad countries are you talking about? What countries you are talking about? Germany, you're talking about um, Kyrgyzstan, you're talking about. What all countries you're talking about? Tell us about your travel experiences in Germany. I'll tell in some other session. This session is for medical subjects. Okay, related to medical studies. We will discuss about medicine only. Kyrgyzstan. Okay. See, I have told you this, that in every place, okay, in every place, in every city, there is a bad area, an unsafe zone, and a normal or safe zone. It applies to my city in Germany as well. I'm living in Bremen. In Bremen, there are 2, 3 places which are unsafe. Okay, they sell drugs over there. There are mafias. It's not only unsafe for girls; it's even unsafe for boys. It's unsafe for everyone. Okay, and I would say the same to. I would suggest the same thing for Kyrgyzstan as well. I mean, there are unsafe areas in Kyrgyzstan. Not exactly in Kyrgyzstan, but I would say in Jalalabad, and there are safe areas as well. So ask your seniors which areas are safe, which areas are unsafe. Don't go to unsafe areas. As simple as that. Yeah. I mean, I can tell you my experience in Ufa. I was in Ufa as well, and a very like terrible incident took place. An year before, our senior used to tell us that there was a very famous disco in Ufa, and over there, uh, like few mafias came, or I don't know what kind of people were there. They using needles, they pricked like 100 people, and those needles were infected from hepatitis B or HIV. I don't know exactly. So 100 people got infected with hepatitis B or HIV in Ufa. I mean, it's one of the biggest cities in Russia, and so our seniors told us that don't go to that Discord, don't go to that area, otherwise anything can happen. So we never did that, and but it doesn't mean that we didn't went to other places. We went to the safer side of the city. We went to the sides, safer discos of the city. Then yeah, we enjoy it. So ask the local people or ask your seniors. As simple as that. Ask your seniors who is living over there, like which area is safe, which places to go, which places to avoid. Yeah. So it depends on you. And
in like I did my MBBS from Crimea, and in Crimea as well. I mean, touchwood, I never have been involved in any fight with local people over there. But I don't know how, but many people, many juniors and seniors of mine, they got involved in fights with the local people. I don't know how. I never got involved in fights with local. I am saying, not with our group, but local Russians or Ukrainian over there. So yeah, I mean, if you will drink and if you will shout on the roads and do crazy stuff, then you will get into trouble. How is your experience in Jalalabad State University? My experience, I would love to come again and teach over there. I love to teach. As simple as that. I miss teaching. So let's see when I can come back again and start teaching again. I love coming in Jalalabad to teach. So last question, if anyone wants to ask. Till then, आप डॉक्टर पार्थ, आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे? लास्ट, अगर जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं अब्रॉड जाने के बारे में, सो आपका क्या सजेशन होगा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे? अभी तक आपकी जो जर्नी रही है, आप जैसे लोगों से मिले होंगे और ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप क्या बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे जो स्टडी कर रहे हैं उनको, और जो स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं अब्रॉड स्टडीज? देखो यार, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ग्रुप स्टडीज करो, ग्रुप बनाओ, ग्रुप डिस्कशंस करो, डिवाइड द टॉपिक्स। सब कुछ नहीं पढ़ सकते, जैसा क्या बोलते हैं बता रहे हैं, जैसे अभी योगेश ने पूछा था या किसी स्टूडेंट ने पूछा था कैसे पढ़ें, इतना पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। ग्रुप बनाइए और ग्रुप में स्टडीज कीजिए, 5-6 लोगों का ग्रुप बनाइए, सब में टॉपिक्स डिवाइड कीजिए और सबको बोलिए पढ़ के और समझाओ एक दूसरे को। वो सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ने का। ठीक है, ये रही पढ़ाई की बात। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, वो आप ही सबसे बढ़िया जान आंसर कर सकते हैं, और कोई नहीं, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके फ्रेंड्स, कोई नहीं। ठीक है, आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, आप अपने सर्कमस्टेंसेस दूसरे से मत कंपेयर कीजिए। ठीक है, आपके घर में फाइनेंसेस कैसे हैं उसको देखिए। आपने कोई लोन लिया है तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगा कि उस लोन को जल्दी से जल्दी पटाइए, एक स्टेबल जॉब लीजिए, जल्दी से जल्दी लोन पटाइए, और फिर उसके बाद अपनी आगे पीजी का सोचिए। जिनके पास लोन नहीं है, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनको मैं बोलूँगा कि आप इंटर्नशिप में बहुत बढ़िया काम सीखिए, उसके बाद आप ड्रॉप करके इंडियन पीजी की तैयारी चालू करना चाहते हैं, इंडियन पीजी की तैयारी चालू कीजिए। कहीं और की तैयारी चालू करना चाहते हैं तो कहीं और की कीजिए। ठीक है, आप देखिए कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है। ठीक है, चलिए, मैं बस यही 2 चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, और बाकी फिर कभी टाइम निकाल के करते हैं ऐसे ही सेशंस। ठीक है, मैं जाता हूँ। सो ऑल थैंक द यू सो बेस्ट। मच डॉक्टर पार्थ चोपड़ा, आपने टाइम नो दिया प्रॉब्लम। हमें, और होप सो आगे भी आप हमें कुछ टाइम देंगे, और उसका बिल्कुल बेनिफिट हम ट्राई करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बच्चों तक मिले। और बिल्कुल, आई नो होप प्रॉब्लम। जितने भी स्टूडेंट जुड़े उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा और वो उनके आगे फ्यूचर में काम आएगा। सो किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर के बिहाफ पे मैं सभी स्टूडेंट्स को भी थैंक यू करना चाहूँगा जो आप लोगों ने जुड़ा और आप लोगों ने अपना क्वेश्चन रखा। थैंक यू। एंड सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।
बाय। Good.